सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। और आप देख ही रहे हैं और अभी आपने कुछ सुना भी कि शेख रशीद अहमद साहब क्या कह रहे हैं और राना सनाउल्लाह साहब क्या कह रहे हैं। अभी अपोजिशन जो इत्तेहाद बनाने की बातें कर रही है, वाक़तन क्या ये इत्तेहाद बन पाएगा? क्योंकि ये इत्तेहाद बनाने की कोशिश तो की गई, 12-13 दिन का JUIF के धरना भी दिया गया, लेकिन उस धरने का क्या हुआ ये किसी को भी नहीं मालूम। बार बार ये बात भी की जा रही थी कि धरना ख़त्म करवाने में जो कलीदी किरदार था वो ज़ाहिर काफ लीग का था और वो भी एक अमानत के तौर पर बात थी, तो वो भी जो है वो लीक नहीं की जा सकती। ये बात कई मरतबा काफ लीग की जाने से की जा चुकी है, लेकिन अब मार्च में एक बार फिर मार्च की बातें की जा रही हैं। और इसी तनाजुर में जो मुलाकात हुई है अयाज सादिक साहब की मौलाना फजलुर रहमान से, और उन्होंने कहा कि मैं तो यहाँ पर मौलाना साहब से मिलने नहीं आया था, अचानक ही मौलाना फजलुर रहमान साहब यहाँ पर आ गए। मेरी जो मुलाकात थी वो दरअसल मौलाना असद महमूद के साथ थी। तो ज़रा ये मुलाकात के बारे से पहले बात कर लेते हैं, फिर इस पर ज़रा बहस भी करेंगे। अकील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदे। अकील, ये जो मुलाकात हुई ये कब हुई अयाज सादिक की? क्या ये तयशुदा मुलाकात थी या फिर अयाज सादिक के मुताबिक ये अचानक ही मौलाना साहब आ गए थे? क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, अपोजिशन की जानिब से जो हुकूमत के खिलाफ एक नया माहौल बनाने की तैयारियां की जा रही हैं, तो उसमें मौलाना फजलुर रहमान एक बार फिर जो है वह अहमियत अख्तियार कर चुके हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग की जानिब से मौलाना फजलुर रहमान से रब्ते किए जा रहे हैं। गुज़िश्ता रात पीपल्स पार्टी की जानिब से मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की और उन्हें मनाने की कोशिश की, जबकि आज दोपहर 2 बजे के करीब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा अयाज सादिक मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर गए और उनसे मुलाकात की। जरा ये बता रहे हैं कि ये मुलाकात पहले से तयशुदा थी और मौलाना फजलुर रहमान के जो साहबजादे हैं उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करवाने में कलीदी जो है वो किरदार अदा किया, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान पीपल्स पार्टी, ANP और मुस्लिम लीग नून से काफी नाराज थे और उन्होंने रहबर कमेटी से भी इन तीनों जमातों को निकाल दिया था। तो पीपल्स पार्टी और नून लीग जो तो अकील अभी मना लिया है मौलाना को अयाज सादिक साहब ने, या फिर अभी मनाने का अमल जारी है? जी बिल्कुल, आज मौलाना फजलुर रहमान से जब अयाज सादिक की मुलाकात हुई तो मौलाना फजलुर रहमान ने उन्हें ये ऑफर की कि हम हुकूमत के खिलाफ 1 मार्च से तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की जो मुहिम है वो चला रहे हैं, वो शुरू कर रहे हैं। तो उसमें पीपल्स मुस्लिम लीग नून साथ दे मौलाना फजलुर रहमान ने ये पैगाम दिया है और अयाज सादिक को कहा है कि वो अपनी जो पार्टी की आदत है उनसे इस हवाले से मुशावरत करके हमें जवाब दें। जबकि गुज़िश्ता रात जो पीपल्स पार्टी से मुलाकात हुई उसमें मौलाना फजलुर रहमान ने पीपल्स पार्टी को भी ये कहा है कि आज़ादी मार्च में तो आप लोगों ने खुलकर हमारी हिमायत नहीं की, जिस वजह से इमरान खान जो है वो इस्तीफा उनका नहीं लिया जा सका। तो मौलाना फजलुर रहमान अब इन दोनों जमातों को फिर उन्होंने पैगाम भेजा है कि आए एक प्लेटफॉर्म पर। चलें, एक बार फिर पैगाम आ गया मौलाना का। बहुत शुक्रिया अकील अहमद। अब हमें डिटेल से आगाह मेहमानों से तारुफ आपका मैं करवा देती हूँ। हमें कराची स्टूडियोज में ज्वाइन कर रहे हैं चीफ न्यूज़ ऑफिसर हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं फैसल अजीज़ खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। शौकत बसर साहब का ताल्लुक़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, हुकूमती नुमाइंदगी करेंगे, बहुत शुक्रिया बसर साहब आपका। गुलाम मुर्तज़ा ब्यूरो हेड हैं इस्लामाबाद के, आपका भी बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगी बसरा साहब, बार बार ज़ाहिर शेख रशीद साहब भी कह रहे हैं और फिर चौहान साहब भी आके बात करते हैं कि कहीं नहीं जा रही हुकूमत यही है, तो वो यकीन दहानी कराना चाहते हैं आवाम को, ये बताना चाहते हैं, या फिर मैसेज अपोजिशन को देना चाहते हैं कि किसको मैसेज दे रहे हैं आप लोग? क्या कोई फिक्रमंदी है हुकूमती हल्कों में या फिर बिल्कुल रिलैक्स हैं आप लोग? देखिए इसमें ये बात ये है कि वो कहते हैं ना हर अमल का एक रद्द अमल होता है, तो वो जाहिर है कि ये शेख रशीद साहब के बगौल के जोडो कराटे हैं, बैंकॉक के शोले हैं, और वो कहते हैं लपटना झपटना झपट के लपटना है लहू गर्म रखने का एक बहाना। तो जाहिर है एक अपोजिशन, आपको याद है कि 2019 में भी यही बातें कर रही थी कि हम प्राइम मिनिस्टर को घर में से निकाल लेंगे, हुकूमतें ख़त्म हो जाएंगी, फिर वो जनाब हम इलेक्शन करवा देंगे। तो ये बात दोबारा बिल्कुल उनका आइनी और कानूनी हक है, वो जलसा जुलूस करें जो आइन उनको इजाज़त देता है, जमहूरियत भी इसकी इजाज़त देती है। बाकी वो ज़ाहिर अपोजिशन है, अपोजिशन ने अपने लोगों को, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को, बसर साहब चले वो तो करें, तो कोई मैसेज लेकिन देना होता है। आप लोग किस हद तक परमिशन देंगे? क्योंकि अभी वो शेख साहब की तो बातों से ऐसा लग रहा है कि इस बार शायद धरने की परमिशन तो ना मिल सके, और पंजाब में ज़ाहिर पीपल्स पार्टी अब सरगर्म हो रही है, वहाँ पर आज इजलास भी हो रहा है पीपल्स पार्टी का, तो कुछ आप लोगों की भी तो हिकमत अमली होगी ना कि अगर मार्च में आते हैं बाहर तो आप लोग क्या करेंगे?
हाँ, ये बात आपने बहुत इंपॉर्टेंट कही है। देखें, पिछली दफ़ा भी ये हुआ था कि मौलाना साहब ने और उनके लोगों ने ये गारंटी की थी कि हम लोग पुरअमन रहेंगे, हम लोग पुरअमन एहतजाज करेंगे। और उसका ज़ाहिर है, मैं फिर कह रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ अगर 126 दिन का धरना दे सकती है, बाकी जो अगर आईन इजाज़त देता है, जमहूरियत इजाज़त देती है, तो बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन उसके बाद आपने देखा कि जिस तरह की मौलाना साहब ने गुफ्तगू की, जो थ्रेटनिंग बातें की, जिस तरह रियासत को उन्होंने वहाँ पर यरगमाल बनाने की कोशिश की, तो मेरा ख्याल है कि बिल्कुल इस दफ़ा मौलाना साहब को धरने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अब सही कह रही हैं, वो जलसा करें, जुलूस करें, एहतजाज करें, लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो एक शहर को जाएं और जाके यरगमाल बना लें और वहाँ पे खड़े होकर पॉइंट आ गया आपका। अभी मैं आपसे पूछूंगी कि आर्टिकल पहले लगाएंगे या फिर बाद में लगाएंगे, ये सवाल मैं आपसे आके लूंगी। पहले जरा मुर्तज़ा से बात कर लूँ। मुर्तज़ा, ये जो पिछला धरना था JUIF का, ये इस दफ़ा का मार्च इससे क्या मुख्तलिफ होगा? ये धरना ही होगा या फिर ये एक जलसा जुलूस की कैफियत होगी? क्या खबरें क्या हैं आपके पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे अहम इस हवाले से ये है कि मौलाना फजल रहमान ही दोबारा राब्ते कर रहे हैं। अच्छा। अपोजिशन जो है वो इस पोजीशन में इस वक्त नहीं है कि वो मौलाना फजल रहमान का साथ दे। बड़े मखमसे की सूरत हाल है लंदन में भी और लाड़काना में भी। दोनों तरफ अभी ये फ़ैसला नहीं हो पा रहा कि कौन क्या करेगा, क्योंकि इस वक्त जो हुकूमती वज़रा हैं या हुकूमत के साथ इत्तेहादी हैं, वो बार बार ये बात कर रहे हैं कि सामने आएँ, मुकाबला करें और 5 साल पूरे करेंगे। ये बुनियादी तौर पे जो इस वक्त पॉलिटिक्स हो रही है, ये प्रोवोक किया जा रहा है तमाम अपोजिशन को कि आप जॉइंट हो के हमारी हुकूमत को गिराने के लिए कोई काम करें, क्योंकि इस वक्त तक की जो सूरत हाल है वो ये है कि अगर इस हुकूमत को गिराने के लिए कोई भी तहरीक या कुछ शुरू किया जाता है और फिर एक दफ़ा नाकामी से 2-4 हो जाता है, तो साल 2 साल आगे कहीं नहीं गए, ये हुकूमत इसी तरह से कंटिन्यू करेगी। लेकिन सूरत हाल इस वक्त ये हो रही है कि जो ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि बयानियाँ ये दे रहे हैं कि हुकूमत को गिराया जाए, एहतजाज किया जाए, उनको मियाँ नवाज शरीफ ने लंदन में ख़ुसूसी तौर पे ये पैगाम दिया है कि इस वक्त हुकूमत को कोई नुकसान पहुँचाना बुनियादी तौर पे अपोजिशन को अपने आप के मुतल्लक नुकसान पहुँचाने के मुतरादिफ है। इसलिए इस हुकूमत के ख़िलाफ़ आपको कुछ नहीं करना। ये हुकूमत खुद ब खुद जिस तरफ जा रही है वो आने वाले दिनों में मज़ीद अवाम को तंग भी होंगे अवाम, और अवाम को भी समझ आ जाएगी। और दूसरा ये कि लोगों को स्टैंड ही एक होता है एक हर हुकूमत के अंदर कि किस बुनियाद के ऊपर आप बैठे हुए हैं। इस वक्त अपोजिशन मियाँ नवाज शरीफ ने वाज़े तौर पे ये पैगाम दिया है अपने तमाम जो उनके साथ मुशावरत में हैं उन लोगों को कि इनके ख़िलाफ़ कोई इस तरह की जो तहरीक है वो ना की जाए, बल्कि लोगों में प्रोपेगेंडा किया जाए, जो ये काम कर रहे हैं उनके हवाले से लोगों को बताया जाए। उन्होंने अपनी वालदा माजिदा से भी ये कहा है कि वो पाकिस्तान नहीं आएंगे जब तक वज़ीर आज़म इमरान खान है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुक्मरान है, उस वक्त तक वो वहीं पे क़याम करेंगे, वो पाकिस्तान नहीं आएंगे। उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को कहा था कि आप वापस चले जाएँ, लेकिन शहबाज शरीफ साहब अभी इस इंतज़ार में थे कि वालदा से ये कहलवा दें उन्हें कि किसी भी तरह से आप राब्ता कर लें चौधरी निसार अली ख़ान से, जिसके हवाले से पहले भी हमारे चैनल के ऊपर ख़बरें हो चुकी हैं काफ़ी सारी कि उन्हें जवाब दे दिया गया था कि उनसे बात नहीं करनी। तो मियाँ नवाज शरीफ जो हैं अपने दोस्तों को, अपने तमाम करीबी लोगों को ये कह रहे हैं कि इस वक्त अगर कोई तहरीक शुरू की जाए तो वो इन हुकूमत वालों को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इत्तेहादियों को ये एक ब्रीदिंग स्पेस देगी, एक सेफ्टी वॉल्व का काम करेगी। बिल्कुल सही। ये ना किया जाए। मुर्तज़ा पॉइंट टेकन। फैसल साहब, मौलाना साहब को पहले नून लीग ने ज़्यादा यूज़ किया, अब कौन यूज़ करेगा उनको? अभी आपको जो सूरत हाल नज़र आती है, अगर कोई तहरीक चले नहीं भी चलती, कोई जलसा जुलूस की हद तक की एक शुरू हो जाता है कुछ सिलसिला, तो वो सिलसिला किसको फ़ायदा ज़्यादा पहुँचाएगा और अगर नुकसान होगा तो क्या हुकूमत को हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? देखिए, मौलाना फजलुर रहमान साहब को धोखा देने वाली पार्टियां और उनके प्रेशर से फ़ायदा उठाने वाली पार्टियां क्या दोबारा मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ आएंगी? और मौलाना फजलुर रहमान साहब जिनको बहुत दफ़ा बुरा भला कहते रहे हैं, दोबारा उन्हें शामिल कर लेंगे? जो सबसे ज़्यादा बेनिफिशरी रहे हैं पिछले वाले धरने के, मुजाहरे के,
और वो मुस्लिम लीग नून है, और उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। जितना रिलीफ अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिला है, नैब से जमानतें 1 2 3 4 सारे लीडर्स बाहर आ गए हैं, दोबारा उन्होंने सिंध के अंदर ग्रिप बना ली है। जरदारी साहब वैसे ही मीटिंग्स कर रहे हैं, अदीब फरियाल उसी तरह की मीटिंग्स कर रही हैं, मुराद अली शाह साहब की पावर कम हो गई है, हुकूमत के ऊपर दोबारा गिरफ्त जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है उसकी आ गई है। तो अब क्या पीपल्स पार्टी अपने आप को इम्तिहान में डालेगी मौलाना साहब के साथ खड़ा होकर? साथ ही मुस्लिम लीग नून इस क्राइसिस के अंदर है कि एक मेडिकल रिपोर्ट तो दूसरी मेडिकल रिपोर्ट तो तीसरी, मियां साहब को वापस खींचने के लिए पूरी हुकूमत के पास चीजें मौजूद है। मरियम को भेजने के लिए कुछ किया जाएगा? मरियम को जो भेजने का सिनेरियो है उसके अंदर ये किसी को समझ आने वाली बात है कि जब तक मरियम नहीं जाएंगे इलाज शुरू नहीं होगा, ये कोई बात है? तो वो जस्टिफिकेशन टाइप का एनवायरनमेंट नहीं है। मौलाना साहब के साथ जो उन्होंने अभी इत्तेहाद बनाया जिसमें 6 जमातें हैं, छोटी जमातें हैं, वो ये दोबारा बार बार पुश कर रही हैं कि पीपल्स पार्टी ने धोखा दिया है, उनके साथ नहीं जाना, मुस्लिम लीग नून ने धोखा दिया है, नहीं जाना। अब इस सारे सिनेरियो के बाद मौलाना के पास ऑप्शन क्या है, वो किस हद तक जा सकते हैं? फिर एक और एंगल ये है कि हुकूमत ने स्ट्रेटेजी अपनी चेंज की है। हुकूमत महंगाई जिसके ऊपर शोर मच रहा था, उसके ऊपर इमरान खान साहब ने ISI को, FIA को, IB को ग्राउंड पे उतार दिया है। कल से लेके आज तक 700 से ज्यादा ऐसे मकामात हैं जहां पे ये खाने पीने की अशिया जखीरा अंदोज की गई थी, वो ग्राउंड पर आ गई। 30-30 रुपए 20 रुपए दालों पे कम हो गए तो महंगाई नीचे आ जाएगी। दूसरा ये है कि IMF पाकिस्तान को पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रही है, मईशत की बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। तीसरा ये है कि PSL शुरू होगा, अमेरिकन आ रहे हैं, ब्रिटिशर्स आ रहे हैं, तो मुल्क के अंदर सिनेरियो चेंज हो जाएगा। इस सारे सिनेरियो में कौन जाएगा हुकूमत के खिलाफ? तो देख लेंगे ना, मौलाना साहब भी मुतारिफ हुए हैं, मौलाना साहब किस को खुद भी मुतारिफ, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मजीद भी इशूज़ पर बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक से पहले जो हम बात कर रहे थे कि भाई अब अपोजिशन कितना इत्तेहाद बना पाएगी, क्या वाकई मार्च के लिए सड़कों पर आ पाएगी, पूरी अपोजिशन मुत्तहिद हो पाएगी? फैसल साहब, आप जो बात कर रहे थे उसको तो आप कंटिन्यू कीजिएगा। मैं चाहूँगी जिसमें एक एडिशन ये भी कर दें कि अब जो आर्टिकल 6 की बाद एक नया जो एक पंडोरा बॉक्स खुला है, क्या वाकई आर्टिकल 6 जो है वो लगाया जा सकता है मौलाना साहब पे? आर्टिकल 6 जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कहें तो फिर जाहिर है कि कहने से अमल दरामद भी हो सकता है, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान अगर कह रहे हैं तो ऐसा हो सकता है। असल में इस वक्त मौलाना साहब की जो फ्रस्ट्रेशन है, वो फ्रस्ट्रेशन ग्राउंड के ऊपर कैसे निकालेंगे? अब लोग तो जमा कर लेते हैं, मदरसे के नौजवान लड़के बच्चे तो उनके पास हैं, वो कोई भी शहर बंद कर सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं उनको साथ लेकर आना और उनसे खफा भी रहना, फिर एक टेबल पे आके उनको एग्री करवाना, फिर उस एग्रीमेंट के तहत उनसे काम लेना। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस पोजीशन में नहीं है कि वो मौलाना के साथ आके खुल्लम खुल्ला खड़ी हो। जबकि उनके खिलाफ आर्टिकल 6 वाला मामला अगर एक्टिवेट हो जाता है तो पीपल्स पार्टी क्या करेगी? पार्लियामेंट में तकारीर करने के अलावा। मुस्लिम लीग नून तो बिल्कुल भी किसी हद तक नहीं, हम देख तो रहे हैं वो हल्का बुल्का जो है वो गेम कर रहे हैं, लेकिन मौलाना का साथ देकर वो अपने लिए मसाइल क्रिएट नहीं कर सकते। हल्की फुल्की मौसीकी कहेंगे, कोई ऐसा सिनेरियो नहीं लग रहा मौलाना के लिए, लेकिन हाँ मौलाना को हल्का फुल्का गेम जारी रखना है, क्योंकि उसके बगैर तो मौलाना गुम हो जाएंगे, कहीं नजर ही नहीं आएगी। जाहिर है अब उनको भी तो अपना एक रखना है, अपना जो वो अपना एक हल्का फुल्का ही सही, लेकिन उनको अपनी गेम तो रखनी है। पॉइंट टेकन। बस साहब, यही सवाल जरा मैं आपसे करूं, ये आर्टिकल 6 जो लगाने जा रहे हैं अगर आप लोग, तो ये आप लोग कब लगाएंगे? अब इसके लिए कोई काम किया गया है? और लगाएंगे तो क्या मार्च से पहले लगाएंगे या उसके बाद लगाएंगे? देखें, आपके सवाल के अंदर ही ना पूरी वो ऐसा जवाब मौजूद है कि आप चाह रही हैं कि हम फटाफट ये काम पहले आर्टिकल 6 वाला कर लें। ये तो वज़ीर आज़म की चाह है, मैं क्यों चाहूंगी? सुनिए, लगाएंगे कैसे? आर्टिकल 6 बनता कैसे? अच्छा, मैं सुनिए गुजारिश ये करता हूँ। देखिए, खुद मौलाना साहब ने कहा कि एक साजिश के ताबे हम ये हुकूमत गिराने के लिए आए थे। तो साजिश जब आप एक रियासत के खिलाफ करते हैं तो उसकी जो आईने पाकिस्तान है वो आर्टिकल 6 ही कहता है। अच्छा। लेकिन आपको पता है कि सूरत हाल यहाँ पर एक आर्टिकल 6 लगा परवेज़ मुशर्रफ पर,
उसके ऊपर जिस तरह की सूरत हाल बनी और जिस तरह के फैसले आए, जो मामला हुए, तो मेरे ख्याल में ये एक ज़ाहिर है जब इतना बड़ा उन्होंने इतराफ़ जुर्म किया, बल्कि मैं कहूँगा कि उन्होंने एक बहुत बड़ा ये मैं समझता हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान साहब से या तो वो फ्लू में बात कर गए, ये एक बहुत बड़ा इतराफ़ जुर्म है, ये बहुत बड़ा कन्फेशन स्टेटमेंट है। तो आप लोग भी जिक्र करते हैं जब आप लोगों ने 126 दिन का धरना दिया था तो बहुत कुछ तो आप लोगों ने ही बोला था। मैं फिर कहता हूँ कि सियासत के अंदर बहुत सारे लफ्ज़ बोल दिए जाते हैं, हो जाते हैं। जाहिर है जब उन्होंने इतनी बड़ी बात की, आगे से ज़ाहिर प्राइम मिनिस्टर का रिएक्शन या हमारे जो दोस्तों का रिएक्शन है यही बनता था आईनी तौर पर। अब जाहिर है जब उसकी इम्प्लीमेंटेशन का वक्त आएगा तो बाकी चीज़ें सारे वो सामने आ जाएंगी। लेकिन एक समैया बात मैं भाइयों ने जो बातें की हैं कि मेरा जो अपना परसेप्शन है वो डिफरेंट है। अच्छा। देखिए उस वक्त जब मौलाना अभी भी मैं कहता हूँ ये सब पार्टियाँ इकट्ठी हैं, क्योंकि इनके मकासद इकट्ठे हैं। अच्छा। ये समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो वो रुकावट है सबसे बड़ी, कि जो एक डिज़ाइन चल रहा था गुज़श्ता 70 साल से, कुछ आमरीत थी, हमारे जैसे लोग उनके साथ थे या फिर हुकूमतें रहीं, उन्होंने अपने अपने चीज़ों को आगे बढ़ाया, अपने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया, अपने अपने मकासद को आगे बढ़ाया, बेरोजगारी में इजाफा करके, महंगाई में इजाफा करके तो स्पेस तो दिया है ना आप लोगों ने उनको। सुमैया मैं आपको सिर्फ मैं बिल्कुल बात पे आता हूँ, कोई फ्रेंड बात नहीं है। हमारे लिए इस मुल्क की तबाह की हुई इकानमी जो हमें विरासत में मिलती है उसको दुरुस्त करना, उसको ठीक करना, महंगाई को कम करना, इदारों को बेहतर करना, ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। उसके मैं एक बात आपको कहूँ, देखिए उस वक्त जो धरना हुआ था ना उसके मकासद अभी मेरे भाई तो वो हल कर लिए गए, अभी जाहिर है कुछ मकासद रहते हैं। अच्छा। वो आप आगे देखिए जब ये धरना आएगा, जब ये चलेंगे वो मकासद कौन कौन से हैं ये अब साहब के सामने मेरे ख्याल में अब तो कोई चीज भी मीडिया इतना वाइब्रेंट है कि पहले तो कितनी मुत्तहिद होती है और आप लोग क्या करते हैं, फिर आप लोगों की स्ट्रेटेजी क्या होती है। जाहिर है जब तक वो ग्राउंड पे नहीं आएंगे तो स्ट्रेटेजी भी आप लोगों की इतनी खुल के वाज़ेह नहीं हो पाएगी। पॉइंट टेकन। तो जो हमारी पिछली स्ट्रेटेजी थी सुमैया को पसंद नहीं आई सर। सुमैया जो हमारी पिछली स्ट्रेटेजी थी आप देखिए ना कितना उन्होंने उकसाया। क्या थी सर? नहीं देखे, हमने उनको खेमे फराहम किए, खाना फराहम किया, हमने उनको यह तक कहा कि हमारे लिए कोई हुक्म है तो बताइए, किसी किस्म का सारी आसानियां आपने उन लोगों को दे दी, आवाम से छीन ली आप लोगों ने। चले ठीक है, पॉइंट आ गया। अभी हमें कुछ खबरें भी दे रहे थे मुर्तज़ा, तो मैं से एक खबर और ले लूँ। मुर्तज़ा आपने मुझे 2-3 खबरें दी कि लंदन में क्या कुछ हो रहा है, कुछ खबरें ये भी गर्दिश करी हैं कि एक और लंदन प्लान बन रहा है जो 2014 में बना था। क्या ऐसी भी कुछ खबरें हैं कि कोई लंदन 2020 बन सकता है, लंदन प्लान 2020? लंदन प्लान तो बन सकता था और बनने के लिए ही ये सारा गठजोड़ हो रहा था वहाँ पे, लेकिन लंदन प्लान अभी तक फाइनल नहीं हुआ। इस एतबार से हम ये नहीं कह सकते क्योंकि वहाँ जो मीटिंग्स होनी थी वो उस तरह से नहीं हो सकी। उसमें कुछ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के अपने रहनुमाओं की कोताहियाँ भी थी। मरीम नवाज साहबा जो हैं वो जिस दिन कानून साजी होने जा रही थी उससे 2 दिन उन्होंने अपना वही ग्रुप जो मियां नवाज शरीफ के नाम से जाना जाता था उस ग्रुप को उसने पार्टी में एक्टिव कर दिया। और उस ग्रुप ने आप जानती हैं कि व्हाट्सएप जो नून लीग के व्हाट्सएप ग्रुप थे उसमें बड़ी लड़ाई हुई, एक दूसरे को लान तान की गई। तो ये चीज़ें हुई वहाँ पे। तो उसी वजह से वो दिसंबर में उनको जाना था या ज़्यादा से ज़्यादा जनवरी 15 से पहले जाना था उन्हें लंदन, वो नहीं जा सकी। तो उसी वजह से सारी चीज़ें जो हैं वो अभी फाइनलाइज नहीं हुई हैं और ना ही अभी इम्कानात हैं कि वो चीज़ें फाइनल होंगी। ठीक है। तो जो बात जहाँ तक रही है मौलाना फजल रहमान साहब की, बसरा साहब जो फरमा रहे थे कि मौलाना फजल रहमान हुकूमत गिराने आए थे, आर्टिकल 6 तो कॉन्स्टिट्यूशन गिराने वालों को ऊपर लगता है या मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश करने वालों के ख़िलाफ़ लगता है। PTI की हुकूमत मुल्क नहीं है और इनके ख़िलाफ़ जो आर्टिकल 6 की बात हो रही है वो अगर इस तरह की बात होगी तो सबसे पहले कुछ और जो अंपायर की उंगली खड़ी करने की बात आप 126 दिन करते रहे हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल जी, वहाँ तक जाएगी। बिल्कुल सही। मुर्तज़ा बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी खबरें भी आपने हमें दी। एक मिनट सुमैया, बस साहब, हाँ जी, क्विकली। देखिए मैंने ये कहा था अगर आप मौलाना साहब की तकरीर निकाल लें तो मौलाना साहब ने जो रियासती इदारों के मतलब गुफ्तगू की थी, मैंने तो वो बात सर सारी तकरीरें निकाल लेते हैं ना, आप सब पे आर्टिकल 6 लगा देते हैं। अब ये तो अगर सियासी बयान चले, अब मैं जो समझ रही हूँ वो यही समझ रही हूँ कि कैसा ही बयान था वो दे दिया। ठीक है सर, मुझे आगे बढ़ने दें। बहुत बड़ा इशू है कराची में जो आज मर गए हैं, ज़रा उसके हवाले से मैं ज़रा बात कर लूँ। तो अब तक जो इत्तलात हैं नाजरीन वो ये हैं
कि जो तमाम तर नमूने जो भेजे गए थे जामिया कराची को, उन्होंने रिपोर्ट तैयार करके भेज दी है और रिपोर्ट में ये कहा गया है कि खून के नमूनों में सोयाबीन धूल का इंकशाफ हुआ है। एक ऐसा ही जहाज सोयाबीन का अभी भी पोर्ट पे खड़ा हुआ है, जिसके बारे में ये बताया जा रहा है के पी हुक्काम की जानिब से कि वो अभी रवाना नहीं किया जा सका है, वो रात को रवाना किया जाएगा। और उसकी वजह ये बताई गई है कि जो सतह समंदर है वो कम है, जिसकी वजह से उसको अभी रवाना नहीं किया जा सकता है। अलबत्ता इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स सामने आए हैं, ज़रा वो मैं आपको बता दूं, फिर इस पर हम बात भी करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह कहा है कि वजारत सेहत इतनी नाअहल हो चुकी है, कराची में गैस से इतने लोग कैसे मर गए इनको पता ही नहीं है। और अब ये भी कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि अब इस वजारत को की नाअहली इतनी है कि कोरोना वायरस से भी इनको लड़ना है और इस मामले से भी इनको लड़ना है। इनको चाहिए कि अपनी वजारत को ताले लगा दें, क्योंकि लोग अब गालियां बक रहे हैं। ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये किसी और के अल्फाज नहीं हैं, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अल्फाज हैं। इस पर हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। और जी हाँ, अभी हम गैस के खराज की बात कर रहे हैं। अभी तक पता नहीं चलाया जा सका, अलबत्ता अभी जो मैंने आपको रिपोर्ट बताई है जो कराची यूनिवर्सिटी के रिसर्च सेंटर की, उसमें बताया गया है कि खून के नमूनों में सोयाबीन की जो एक मिकदार थी, यानी कि जो गैस थी, वो उसी से आई है। अब देखना ये कि ज़ाहिर 400 अफराद मुतासर हुए। सबसे ज़्यादा किमाड़ी का जो इलाका है वो मुतासर हुआ है। फैसल साहब, कोई भी जिम्मेदारी नहीं ले रहा, सब एक दूसरे के ऊपर डालें। इस तरह हमेशा हर केस में हम ऐसे ही देखते हैं। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स भी मैंने आपको बताए। अभी तक यही सही से पता नहीं चलाया जा सका कि आखिर ये हुआ कैसे, और अगर ये हुआ तो एक और जहाज जो वहाँ पर खड़ा हुआ है सोयाबीन का ही, उसको वहाँ से क्यों नहीं लेकर जाया जा सका। इस पर भी कई बातें हो रही हैं। देखिए, इसमें क्राइसिस तो है, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी है। क्राइसिस इसलिए पैदा हुआ कि पोर्ट के ऊपर आपने देखे होंगे बहुत पे भी नज़र आते हैं, बहुत सारे आलात नज़र दिखाई देते हैं जो हवा का रुख बताते हैं, टेम्परेचर बताते हैं, रेडार्स लगे हुए होते हैं, कैमरे लगे हुए होते हैं। हमारे पोर्ट पर क्या ये सेंसर्स थे जो ये बता सकें कि ये डस्ट है, ये गैस है, ये क्या है, और वो ऑपरेशनल थे या नहीं थे, और पोर्ट को पता चला या नहीं चला। क्योंकि अली जैदी साहब ने जो बातें कही हैं वो तो कहते हैं गटर की गैस है और रेलवे कॉलोनी से आई है, जो बिल्कुल ही मुझे एसएचओ ने भी रद्द कर दी है उनकी गुफ्तगू तो इस बात के ऊपर। लेकिन डॉक्टर अताउर रहमान का जो रिसर्च सेंटर है उसने एक एक चीज को बहुत एक्सप्लेन किया और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के तहत बताया है कि सोयाबीन का जो डस्ट है जो ट्रांसफर किया जा रहा था, वो डस्ट हवा में फैला और चूंकि उसकी कोई स्मेल नहीं होती, उसे सेंसर पकड़ सकते थे, जो कि पोर्ट के ऊपर मेरा ख्याल है कारामद नहीं है, क्योंकि पोर्ट ने अब तक कोई रिपोर्ट नहीं दी। और लोगों ने किसी स्मेल की शिकायत भी नहीं की। स्मेल की शिकायत नहीं, लेकिन वो डस्ट गई है सांस के जरिए, और जो वीक थे लोग, जो कमजोर थे, उनकी हलाकत हो गई है, वो जाँ बाक हो गए, और जो सेहतमंद भी थे उनको तकरीबन 300 लोगों को उसके गले में और ज़ाहिर सांस लेने में तकलीफ हुई जो हॉस्पिटल्स के अंदर है। बुनियादी चीज ये है कि ये वाले केसेस, ये केस पहली बार नहीं हुआ, ये अमेरिका में भी हो चुका है, ये स्पेन में भी हो चुका है, दुनिया के बहुत सारे ममालिक में हुआ है। ये सेंसर्स होते हैं जो इस चीज को पकड़ लेते हैं और फौरी तौर पर जो वहां की इंतजामिया होती है वो लोगों को एहतियाती तदाबीर बताती है। शिकवा ये है, बल्कि कोताही कहें ये है कि जो मास्क है, जो आप मास्क लगाएंगे और सिंपल एहतियात करेंगे, ना हुकूमत सिंध ने मास्क वहां पहुंचाया, ना पोर्ट ट्रस्ट ने मास्क पहुंचाया, ना वफाकी हुकूमत ने पहुंचाया, ना लोकल गवर्नमेंट ने पहुंचाया। और जो दुकान पर 5 रुपए का मास्क मिलता है, सिंपल ग्रीन वाला मास्क, उसकी कीमत जो है वो 50 रुपए 100 रुपए हो गई। यानी कि हमारे मुल्क में जहां हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि पूरी आबादी में मास्क पहुंचा दें और लोगों को ऐलानात करें, मस्जिद में ऐलानात करें और इस ऐसी एहतियाती तदाबीर के बारे में बताएं, बजाय ये करने के दुकानदारों ने वो ब्लैक में बेचना शुरू कर दिया। वो 5 रुपए का मास्क 50 रुपए का 100 रुपए का मिल रहा है, दस्तयाब भी नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी देखे ना गवर्नमेंट, ना सिंध गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ना वफाकी गवर्नमेंट की, ना पोर्ट एंड ट्रस्ट की, ना सिटी गवर्नमेंट की, सब आपस में लड़ रहे हैं। उसके बाद यही काम है इनका, एक दूसरे को। मैं आपको बताऊं, अब छोटी सी चीज है, कोरोना वायरस आया चाइना के अंदर, उन्होंने 7 दिन के अंदर उसके लिए स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बना दिया। जी हाँ, 1000 बेड का हॉस्पिटल बना दिया 7 दिन में। ये होती है गवर्नेंस मैनेजमेंट। हमारे यहाँ क्या है, वो मास्क ही नहीं मिल रहा है तो ब्लैक में मिल रहा है, लोग तड़प रहे हैं, और यहाँ पे ईदी सेंटर के लोग काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट किसी सतह पे नहीं। फैसल ईदी साहब ने फिर भी कह दिया कि मेरे पास ये मास्क अवेलेबल है, लोग मुझसे आके फ्री ले जाएं। बसरा साहब के हुकूमत का यही काम है कि आपस में लड़ते रहो, एक दूसरे पे जिम्मेदारी डालते रहो, ये मेरा काम नहीं है, तुम्हारा काम है, आवाम चाहे मर जाए, कोई परवाह नहीं है।
भैया बिल्कुल आपने बड़ा वैलिड क्वेश्चन उठाया है। बिल्कुल इसका जिम्मेदारी का तयन होना चाहिए, कौन रिस्पॉन्सिबल हैं, जिनकी कोताही है, जिनकी गैर जिम्मेदारी की वजह से ये सारा मामला हुआ है, और फिर उनके खिलाफ एक्शन भी होना चाहिए। बिल्कुल इसके ऊपर मैं समझता हूँ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए। इतना बड़ा इशू हुआ है और इसके ऊपर हम अगर एक दूसरे को नीचा दिखाने के और असल जो इश्यूज़ हैं अगर उससे हम हट जाएंगे तो मेरा ख्याल में ये कोई ना मुल्क की खिदमत होगी। और इतना बड़ा हादसा हो गया है, बेचारे अपने अजीज़ों से रुखसत हो गए हैं। मेरा ख्याल है इसके ऊपर प्रोब हो रहा है और पहले दिन जो मैं समझता हूँ ये एक दूसरे के ऊपर हमलावर हुए हैं और एक गुफ्तगू इधर से और उधर से वर्ड्स एक्सचेंज हुए हैं, वो ना होता तो बहुत बेहतर होता। बहरहाल अभी जो बात है ना वो ये सर बाद में तयन कीजिएगा कौन जिम्मेदार है। जो लोग यहाँ पर इस मुश्किल से दो चार हैं उनके लिए सर्जिकल मास्क दस्तयाब हो जाएं, वफाक कुछ तो काम कर ले, कहीं से कोई काम तो हो जाए। सब चुप करके बैठे हुए हैं, एक दूसरे पर इल्जाम कर रहे हैं। नहीं भैया डेफिनेटली अभी चूँकि मेरे पास इसके ऊपर लेटेस्ट नहीं है कि डेफिनेटली इसके ऊपर काम हो रहा होगा। क्योंकि जब भी कोई नई चीज़ आती है, कोई नया इशू सामने आता है, जैसे अभी बिल्कुल फैसल भाई ने सही कहा कि चाइना के अंदर हुआ तो उन्होंने वार फुटिंग पे उसका हल निकाला। अगर यहाँ पे भी हुआ तो ये तो नहीं हो सकता कि वो चुप करके बैठे होंगे। आप देख लीजिए कि जब हमारे पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं बैठा कोई, चुप करके कोई नहीं बैठा, सब एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। बयान सुने चक्कर आने लगते हैं। जी कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि सब चुप करके बैठे हैं। आप दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया, फैसल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, बसर साहब आपका भी। प्रोग्राम का अख्तिताम करते हैं, लेकिन बात यह है कि चुप करके कोई नहीं बैठा, इल्जामात बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से दूसरे पर लगा रहे हैं। अगर कुछ नहीं हो रहा तो आवाम के दुख दर्द का मदावा कोई नहीं कर रहा। खुदारा जब काम आपको करना है अपना काम करें, बजाय एक दूसरे पर इल्जामात लगाने के। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, ना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।